30 जनवरी 1933 एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर अपॉइंट हो जाता है। जर्मनी में चांसलर उसको कहते हैं जो किसी भी दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके कंट्रोल में हुकूमत का निज़ाम होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब एडोल्फ हिटलर जैसा बंदा जर्मनी का चांसलर अपॉइंट होता है तो उस वक्त जर्मनी के पावर डायनामिक्स क्या होते हैं, उस वक्त जर्मनी का सियासी मंजरनामा क्या होता है, ये देखते हैं। अब एक तरफ हिटलर होता है जो चांसलर होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक पार्लियामेंट भी होती है जिसको जर्मन में राइक्सटैग कहते हैं। उसकी अपनी पावर्स होती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई भी बिल पास कराना हो तो वो पार्लियामेंट से ही करवाना पड़ता है। उसके साथ एक प्रेसिडेंट भी होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है। उसका नाम होता है पॉल वन हिंडनबर्ग। उस प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर्स होती हैं। ख़ास तौर पे एक पावर उसके पास ये होती है कि जर्मनी में चांसलर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। चांसलर जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर नहीं आता और ना ही हमारी तरह उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। जर्मनी में उस वक्त प्रेसिडेंट ही चांसलर को अपॉइंट करता था और वो चांसलर को डिसमिस भी कर सकता था। तो ये एक तलवार भी हिटलर के सर पे मौजूद होती है। उसके साथ प्रेसिडेंट की एक और पावर ये होती है कि अगर कोई भी बिल या कानून पार्लियामेंट से पास नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर सकता है। तीसरी तरफ एक अपोजिशन की पार्टी होती है, उसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी का हिटलर की नाजी पार्टी के मुकाबले में आइडियोलॉजिकल राइज हो रहा होता है, मतलब कि वो पार्टी ज़्यादा पॉपुलर हो रही होती है। तो वो भी हिटलर के सामने एक थ्रेट होता है। इसके अलावा हिटलर की जो हुकूमत होती है वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, मतलब कि पार्लियामेंट में किसी की भी मेजॉरिटी नहीं होती। इस वजह से प्रेसिडेंट ने इलेक्शंस भी कॉल किए हुए होते हैं कि 5 मार्च 1933 को इलेक्शन होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस सियासी मंजरनामे में फिर एक दिन अचानक जर्मनी में क्या होता है। उसके बाद 27 फरवरी 1933 जब हिटलर को चांसलर बने हुए 28 दिन गुजर जाते हैं और इलेक्शन में सिर्फ एक हफ़्ता पड़ा होता है, तो रात के 9 बजे पता चलता है कि जो जर्मन पार्लियामेंट है, जिसको हम राइक्सटैग कहते हैं, उसमें आग लग गई है। तो मामूल के मुताबिक वहाँ पर फायर फाइटर्स और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जब पुलिस अंदर दाखिल होती है तो बिल्डिंग के अंदर एक बंदा बैठा होता है। उस बंदे का नाम होता है मैरिनस वॉन्डरलूब। तो पुलिस उस बंदे को बाहर पकड़ के लेके आती है और उससे पूछती है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, ये आग मैंने लगाई है और मेरा ताल्लुक़ कम्युनिस्ट पार्टी से है। अब कम्युनिस्ट पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो हिटलर की नाजी पार्टी के मुकाबले में राइज कर रही होती है। अब ये बात आज तक 100% साबित नहीं होती कि वो आग किसने लगाई थी, लेकिन मेरे ख़्याल से इस बात को पाकिस्तानियों से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता कि ये आग किसने लगाई होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हिटलर इस आग के लगने को इस्तेमाल करके जर्मनी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करता क्या है। उसके बाद हिटलर अपने प्रेसिडेंट को इस बात पे कन्विंस कर लेता है कि देखो किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने रियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है और हमें रियासत की सलामती के लिए इनसे निमटने की ज़रूरत है, तो आपको इस लॉ के ऊपर साइन करना होगा। तो प्रेसिडेंट उस लॉ के ऊपर साइन कर देता है रियासत की सलामती के लिए, और उस लॉ का नाम होता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। नहीं सॉरी, ये उसका नाम नहीं होता, उसका नाम होता है राइक्सटैग फायर डिक्री। तो अब हम देखते हैं कि राइक्सटैग फायर डिक्री में क्या होता है। इसमें बहुत कुछ होता है, तो इसकी कुछ अहम चीज़ों को देखते हैं। तो इस लॉ में, जिसको हम राइक्सटैग फायर डिक्री कहते हैं, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जर्मन सिटीज़न के जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं, मतलब कि शहरियों की जो बुनियादी हकूक़ होते हैं और बुनियादी आज़ादियाँ होती हैं, वो इस लॉ में तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि एक लॉ होता है हैबियस कॉर्पस का। उसमें ये होता है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो अगले दिन पुलिस को आपको पेश करेगी अदालत के सामने। तो पुलिस को अपने आप को डिफेंड करना होगा, वो बंदा अपने आप को डिफेंड करेगा और अदालत फैसला करेगी कि इस बंदे को रिमांड देना है या इसको बेल देनी है। इसके अलावा इस लॉ में एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि जर्मनी में जो बंदा हिटलर के ख़िलाफ़ बोलता भी है ना,
उसको हिटलर की पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसके अलावा एक होता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त जर्मनी में जितनी भी पब्लिकेशंस होती हैं, जितने भी उस वक्त अखबारात होते हैं, कोई भी हिटलर की तनकीद करने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि जो हिटलर के नैरेटिव के साथ नहीं चलता जो अखबार, वो अखबार बंद हो जाता है। सिर्फ वही अखबार चलता है जो हिटलर के नैरेटिव के साथ चल रहा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। लाइक एक होता है सीक्रेसी टू पोस्ट, मतलब कि उस वक्त हम कम्युनिकेशन करते हैं खतूत के ज़रिए जो डाकखानों से आते हैं और जाते हैं। तो हिटलर जो है वो एक ख़त नहीं छोड़ता, सारे ख़तों को पढ़वाता है कि कोई ऐसा ना हो, कोई एक ख़त ऐसा ना हो जिसमें मेरी पावर के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही हो। तो ये वो करता है जर्मन लोगों के ख़िलाफ़। अब हम देखते हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या करता है। उसके बाद वो करता है कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन, और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लीडर्स होते हैं, ख़ास तौर पे सारे उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उन सबको उठा के वो जेल में डाल देता है। कुछ बातें आपको सुनी सुनाई लग रही हैं। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होता है इमरान खान, सॉरी उसका नाम इमरान खान नहीं होता, उसका नाम होता है अनस्टॉलमैन, उसको भी वो उठा के जेल में डाल देता है। और कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहती। इस तरह वो राइक्सटैग फायर को इस्तेमाल करके जर्मनी के सिटीज़न्स की जो बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ होती हैं उनको ख़त्म करता है, और जो जर्मन की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, उसको भी ख़त्म करता है। और पूरे जर्मनी में एक पैनिक की सिचुएशन होती है, एक खौफ की फ़िज़ा होती है, और आधे से ज़्यादा जर्मन्स को पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है या पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। तो खौफ की इस फ़िज़ा में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस एडोल्फ हिटलर जीत जाता है। उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत जाता है और पार्लियामेंट में उसकी 55% मेजॉरिटी आ जाती है, तो वो पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाता है। उस लॉ का नाम होता है अनेबलिंग एक्ट। उस लॉ में ये होता है कि 4 साल के लिए कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उसको पार्लियामेंट से गुजारने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस लॉ के ऊपर हिटलर साइन करेगा वही जर्मनी का कानून होगा। तो इस तरह जो जर्मन पार्लियामेंट होती है उसकी छुट्टी हो गई, पार्लियामेंट एक रबर स्टाम्प बन गई, साथ में आइन भी ख़त्म हो गया। जो हिटलर जिसके ऊपर साइन करेगा वही कानून होगा, और साथ में जो प्रेसिडेंट है उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो पेज के ऊपर है। उसके पास हिटलर की तरह गस्टैपो की फोर्सेस तो नहीं है कि वो अपनी पावर को इम्प्लीमेंट कर सके। उसके बाद जर्मनी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और जितने भी सियासतदान होते हैं वो उन सब के ऊपर क्रैक डाउन कर देता है। हिटलर कहता है कि जर्मनी में अगर आपको सियासत करनी है तो आपको मेरी पार्टी नाज़ी जर्मनी को ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासतदान सियासत कर नहीं सकता। तो इस तरह जर्मनी जो है वो एक सिंगल पार्टी मुल्क बन जाता है। इसके अलावा जर्मनी के जितने भी इदारे होते हैं उसमें सारे सिविल सर्वेंट्स वही होते हैं जो हिटलर के वफ़ादार होते हैं, और जितनी भी अदालतें होती हैं उसमें सारे जजेस वही होते हैं जो हिटलर के वफ़ादार होते हैं। इस तरह हिटलर देखते ही देखते उस आग को इस्तेमाल करते हुए, राइक्सटैग फायर को इस्तेमाल करके जर्मनी का वन मैन आर्मी ऑल पावरफुल डिक्टेटर बन जाता है। अब हिटलर की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो हिटलर की इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो दुनिया की सियासी तारीख का, हज़ारों साल की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा सबक है। तो अगर आप में से किसी को अभी भी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुन ले। इंसान की जो पावर की डिज़ायर है, जो उसकी ताकत की भूख है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर एक बंदा एमएनए बन जाएगा तो वो कहेगा कि अब मुझे वज़ीर बनना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो वज़ीर भी बन गया तो वो कहेगा कि अब मुझे वज़ीर आला बनना है, और अगर वो वज़ीर आला भी बन गया और वो ज़िंदा रहा तो वो कहेगा कि अब मुझे वज़ीर आज़म बनना है, और अगर वो वज़ीर आज़म बन गया तो वो कहेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मेरे पास वो पावर्स नहीं है। एक तरफ आइन होता है वो मुझे रोक के रखता है, सुप्रीम कोर्ट होती है, एक तरफ पार्लियामेंट होती है, तो वो मेरे पास ताकत नहीं है। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर हिटलर की तरह अपने आप को डिक्टेटर भी बना ले, या पाकिस्तान के केस में तो प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ होता है, तो अगर वो आर्मी चीफ अपने आप को डिक्टेटर भी बना ले,
आइन को ख़त्म कर दे, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दे, पार्लियामेंट को रबर स्टाम्प बना दे, तो डिक्टेटर बनने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं रुकेगा। उसके बाद वो कहेगा कि यार अब मुझे अफ़गानिस्तान को भी इन्वेड करना है, अब मुझे ईरान को भी इन्वेड करना है, अब मुझे इंडिया को भी इन्वेड करना है। अब ये बात मैं अपनी तरफ से कोई बकवास नहीं कर रहा। जब हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन जाता है तो वो वहाँ भी नहीं रुकता। उसके बाद वो अपने नेबरिंग कंट्री पोलैंड को इन्वेड कर लेता है। जब वो पोलैंड को कामयाबी से इन्वेड करता है तो उसकी फ्रांस और यूके के साथ वॉर शुरू हो जाती है। तो वो फ्रांस और यूके को, ख़ासतौर पे फ्रांस को वो कामयाबी से इन्वेड कर रहा होता है। जब उसको कामयाबी से इन्वेड कर रहा होता है वो वहाँ भी नहीं रुकता और वो रशिया में घुस जाता है। खैर, अब हम वॉर में नहीं जाते, तो रशिया अपने आप को डिफेंड करता है और नतीजा ये निकलता है कि रशिया जो है वो अपने आप को डिफेंड करता करता जर्मनी के कैपिटल बर्लिन तक पहुंच जाता है और इस तरह जर्मनी जो है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है और हिटलर जो है वो अपने मुल्क को तबाह कर देता है। अपना जो उसका रीजन होता है यूरोप को, वो उसको बुरी तरह तबाह कर देता है और हिटलर जो है वो दुनिया की सियासी तारीख़ की अपनी सबसे बड़ी वॉर में धकेल देता है, जिसमें 6 करोड़ लोग मर जाते हैं और दुनिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि उस वॉर से पहले जर्मनी और यूरोपियन पावर्स वो दुनिया की सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन उस वॉर के बाद यूरोप सुपर पावर नहीं रहता, उसकी जगह रशिया और अमेरिका सुपर पावर बन जाता है। तो इस तरह अगर एक बंदा जो है वो डिक्टेटर भी बन जाए तो वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्वेड करने लग जाएगा। अगर वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी इन्वेड कर लेगा तो वो कहेगा कि यार अब मुझे अपनी पूरी दुनिया को इन्वेड करना है। और यकीन मानो, अगर वो दुनिया को भी इन्वेड कर लेगा ना और वो बंदा ज़िंदा रहा तो वो कहेगा यार मुझे मार्स को भी इन्वेड करना है। और अगर उसने मार्स को भी इन्वेड कर लिया तो वो कहेगा कि यार मुझे दुनिया का खुदा बनना है। तो अब ये जो मसला है इसका हल क्या है? तो इसका एक हल है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आज से हज़ारों साल पहले बादशाहत के मुकाबले में कुछ ख़यालात ने जन्म लेना शुरू किया था। तो उन ख़यालात के नतीजे में बनने वाली चीज़ को जमहूरियत कहते हैं और इस चीज़ का जो हल है वो जमहूरियत है। क्योंकि जब ताकत एक बंदे के पास होती है तो वो ख़ुद भी डूबता है और वो मुल्क को भी डुबा के ही दम लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जमहूरियत है उसमें रूल ऑफ लॉ होता है, उसमें आइन होता है, उसमें एक हुकूमत होती है जिसको पता होता है कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो अगले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा जमहूरियत में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। मतलब कि अगर कोई हुकूमत आइन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश करेगी तो आइन उसको फ़ौरन पकड़ लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चलेगी तो ठीक, अगर वो आइन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट भी, तो पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चेक कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट जो खुद आइन बनाती है अगर वो भी कुछ आइन के मुताबिक चलने ना लगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर चेक कर लेती है। तो जमहूरियत का ये जो निज़ाम है ये इस तरह चलता है। तो जमहूरियत जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। जब ताकत एक बंदे के पास होती है तो मुल्क की तबाही ही होती है। तो आज हमारे सामने एक तरफ इमरान खान है, उसको जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बनना है। तो अगर वो जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बनता है तो पाकिस्तान की तरक्की का एक दरवाज़ा खुल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आसिम मुनीर है, इसको क्या करना है? इसको इलेक्शन तो नहीं लड़ने, ना इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसको तो डिक्टेटर बनना है। तो अब हमने देखा कि अगर कोई बंदा डिक्टेटर बन जाता है तो वो अपने मुल्क को बर्बाद ही करता है। तो इसका मतलब ये है, ये बात साबित होती है कि इमरान खान की कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है और आसिम मुनीर की जो कामयाबी है उसमें पाकिस्तान की बर्बादी है। अब फैसला जो है वो पाकिस्तानी आवाम के हाथ में है।